आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन जानते हैं कि बहुत बड़ा सेल होता है। जैसे सेल कितना बड़ा है, अपन जानते हैं बहुत बड़ा सेल होता है ना। इतना बड़ा सेल होता है कि दिखता भी नहीं है ना। और फिर उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए लगभग कितना मीटर, जितने की अपन की जो है शर्ट वर्ट बन जाती है ना। तो इतना लंबा मीटर डीएनए, इतना लंबा मीटर जो है डीएनए का उस छोटे से सेल के अंदर कैसे फिक्स होगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया है, ठीक है। तो वो कैसे मुमकिन हो पाया है, कॉइलिंग हो करके। भाई रस्सी बहुत बड़ी है, रस्सी बहुत बड़ी है। रस्सी को आपको छोटे से इस सेल के अंदर डालना है, ठीक है। ये छोटा सा सेल है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा सेल है वाला, है ना। इस छोटे से सेल के अंदर इतनी बड़ी रस्सी तुम्हें डालनी है। कैसे डालोगे, सीधी बात है, रस्सी को मोड़ मोड़ करके, फोल्ड फोल्ड कर करके उसको डाल दोगे किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेम टू सेम ऐसा ही किसमें होता है, डीएनए के साथ भी ऐसा ही होता है। डीएनए बहुत बड़ा है और उसको फोल्ड कर करके फोल्ड कर करके उसको किसमें डाल दिया जाता है, उसको फोल्ड कर करके उसको किसमें डाल दिया जाता है, सेल के अंदर डाल दिया जाता है। आगे बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा इस तरीके से फोल्डेड रहता है ना। और उसको किस में डाल दिया जाता है, इस तरीके से सेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, बड़ा फोल्ड करके। ऐसे नहीं तो वो इतना बड़ा कैसे जा पाएगा, सीधे डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाएगा इसमें, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, फोल्ड करना जरूरी पड़ेगा डीएनए को। अब सुनो, अब बात आती है कि प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स की। किसकी बात आती है, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स की। प्रोकार्योट्स आप जानते ही हो, बैक्टीरिया जैसे अपन कहते हैं प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स को क्या कहते हैं अपन, बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकार्योट्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। और यूकार्योट्स कौन से होते हैं, यूकार्योट्स कौन से होते हैं, यूकार्योट्स, यूकार्योट्स में अपन आते हैं भाई, है ना। यूकार्योट्स में कौन आते हैं, ह्यूमन आते हैं, अपन आते हैं, है ना। तो अब दो तरीके के सेल्स अपन देखेंगे, है ना। प्रोकार्योटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल, और एक देखेंगे अपन यूकार्योटिक सेल यानी ह्यूमन का सेल, ठीक है। तो अपन दो तरीके के सेल अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रोकार्योटिक सेल। जो प्रोकार्योटिक सेल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है, एक बैक्टीरिया का नाम जानते हो कोई, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, या फिर ई कोलाई, सिंपल, है ना। ई कोलाई जो है ये हमारे जो है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट मिलती है आपको, है ना। ये बैक्टीरिया ह्यूमंस में मिलता है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ये ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ये बात ध्यान रखना। प्रोकार्योट से, है ना। प्रोकार्योट्स कहो या बैक्टीरिया कहो एक ही बात है, क्योंकि ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल कौन सा होता है, बैक्टीरियल सेल जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसमें क्या होता है, हम यूकारियोटिक सेल में क्या देखते हैं, ये सेल होता है, हाँ सर सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम रहता है। इस तरीके से क्या रहता है, क्रोमोसोम या फिर डीएनए जो है अंदर रहता है। ये क्या है आपका सेल, ये क्या है भाई अपना सेल है, ये वाला, ये वाला क्या है अपना सेल है, सेल, ठीक है, ये सेल है। और ये क्या है अपना, ये वाला ब्लैक कलर का, ये क्या है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है अपना, ये क्या है डीएनए, ये क्या है अपना डीएनए। तो इसमें डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के, ये डीएनए कहाँ रहता है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन मैं बात करता हूँ जब प्रोकार्योटिक सेल की बात करता हूँ या बैक्टीरियल सेल की बात करता हूँ, तो इसमें कोई न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होता, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्या नहीं होता, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। जब बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, अगर बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें कहाँ डीएनए कहाँ जाएगा, डीएनए कहाँ जाएगा। तो डीएनए क्या रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है सेल के अंदर, कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कहीं भी कोई भी जगह पर स्कैटर रह सकता है, या इधर रह सकता है, या इधर रह सकता है, या इधर रह सकता है, कहीं भी ये डीएनए जो है स्कैटर रह सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, आ गई बात समझ में। तो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, किसका डीएनए, ये बैक्टीरियल सेल का, किसका डीएनए, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। अब बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है ना, वो कैसा होता है, कोई भी डीएनए, कोई भी डीएनए हो, जो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ये बात ध्यान रखना। और डीएनए जो है एसिडिक इन नेचर होता है,
डीएनए कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। और तुम लोग जानते हो यार, अपोजिट अट्रैक्ट्स, जानते हो कि नहीं, अपोजिट जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे एसिड को कौन अट्रैक्ट करता है, बेस। एसिड के साथ, एसिड का अपोजिट कौन है, बेस। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के साथ कौन अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएगा, है ना, अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब भाई ये बैक्टीरियल डीएनए जो है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। एसिडिक भी है साथ साथ, कैसा है, एसिडिक चार्ज है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट वाले के साथ, अपोजिट अट्रैक्ट, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तुम लोग जानते ही हो यार, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अब ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव वाला जो डीएनए इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला। और बेसिक, पॉजिटिव होना चाहिए और बेसिक होना चाहिए कौन, प्रोटीन, उसको अट्रैक्ट कर देगा। उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा डीएनए, है ना, या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और बेसिक प्रोटीन क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए अकेला नहीं पाया जाता, उसके साथ प्रोटीन भी रहता है। ठीक है, देखभाल के लिए प्रोटीन भी रहता है, तो डीएनए अकेला नहीं पाया जाता। तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया में क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, डीएनए अकेला नहीं पाया जाता, प्रोटीन्स के साथ पाया जाता है। हाँ, हालांकि अगर हम बात करें यूकारियोटिक में, तो वहां पर भी आपको प्रोटीन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अलग प्रोटीन्स मिलेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा, है ना। वो आपको अलग टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन क्या कहलाया जाएगा, न्यूक्लियोइड। क्या, तो ये न्यूक्लियोइड कहाँ मिलेगा अपन को, बैक्टीरियल या फिर प्रोकार्योटिक सेल में देखने को मिल जाएगा। बैक्टीरियल या फिर प्रोकार्योटिक सेल में देखने को मिल जाएगा। बैक्टीरियल सेल का दूसरा नाम प्रोकार्योटिक सेल भी है। ठीक है, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया बहुत सारे आते हैं, उसमें एक बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया भी आता है प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। आगे बात समझ में। ठीक है, अब अपन यूकारियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। यूकारियोटिक सेल में कौन आता है, यूकारियोटिक सेल में सभी एनिमल्स, प्लांट, है ना, वो आते हैं। ह्यूमंस, है ना, एनिमल ही अपन, है ना। तो इसमें अपन आते हैं ह्यूमंस, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये यूकारियोटिक सेल में अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी प्रोटीन्स मिलते हैं, इसमें भी डीएनए मिलता है, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वो एक सेल होगा जिसे अपन एनिमल सेल कहते हैं, है ना, एनिमल सेल होगा। और इस एनिमल सेल के अंदर, इस एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन्स। क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ डीएनए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए कैसा होगा आपको बताइए, डीएनए मिलेगा और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये डीएनए है, मान के चलो आपका, है ना, ये डीएनए है। ठीक है, बॉइल्ड है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन्स भी देखने को यहाँ पर चुपके हुए प्रोटीन्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ये प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन है। और ये ब्लैक कलर का क्या है, डीएनए। ब्लैक कलर का क्या है ये, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब सुनना ढंग से, देखो भाई, अब बात आती है कि वही वाली बात होगी, है ना, कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं। मैंने आपको बता दिया था प्रोटीन्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यही अपन को चाहिए था। बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जबकि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव और एसिडिक होता है ना। तो हिस्टोन जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, क्यों क्यों होते हैं भाई, हिस्टोन प्रोटीन है, हमें पता है हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, सुनना ढंग से, प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हिस्टोन और एक होते हैं नॉन हिस्टोन। एक हिस्टोन होते हैं और एक होते हैं नॉन हिस्टोन। दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, हिस्टोन के बारे में भी पढ़ेंगे और नॉन हिस्टोन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले अपन हिस्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हिस्टोन की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिस्टोन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में होते तो काफी टाइप के, लेकिन जो मेन जो अपने पास है ना, वो कौन कौन से हैं,
जो न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोसोम में। क्या होता है न्यूक्लियोसोम में आपको बताऊंगा, है ना। तो न्यूक्लियोसोम में 4 तरीके के प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको H2A, H2B, और आपको मिलेगा एक तो H3 और एक H4। ये क्या है आपके, ये क्या है अपने H2A, H2B, ये क्या है? एक तरीके के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हिस्टोन है, H फॉर हिस्टोन, है ना। तो ये हिस्टोन प्रोटीन A, हिस्टोन प्रोटीन B, हिस्टोन प्रोटीन 3, हिस्टोन प्रोटीन 4, ये आपको हिस्टोन देखने को मिलते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियोसोम के अंदर। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है सर, पहले ये तो बता दो, अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनका बेसिक चार्ज क्यों होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बेसिक चार्ज क्यों होता है? सॉरी, बेसिक क्यों होते हैं हिस्टोन प्रोटीन? बेसिक क्यों होते हैं या पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है इनका? क्या रीजन है इनका? ठीक है, तो रीजन क्या है भैया? ठीक है, बेसिक चार्ज होने का। मुझे एक बार बताओ, उसका डीएनए में डीएनए क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि तुम्हें पता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड आता है, याद होगा, फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप भी उसके अंदर रहता है ना। आरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन क्यों बेसिक होता है? क्योंकि भैया प्रोटीन किससे बना होता है सर? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। तो अगर अमीनो एसिड ही बेसिक होंगे तो प्रोटीन वैसे ही बेसिक होने लगेगा। आरी बात समझ में? अब प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। और अगर अमीनो एसिड ही बेसिक हो तो आपका प्रोटीन तो वैसे भी बेसिक ही होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रोटीन कैसे बनता है समझना। प्रोटीन कैसे बनता है? बहुत सारे जब अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये बात मैंने आपको बताई हुई है ना। और अगर बेसिक अमीनो एसिड जुड़ेंगे, कैसे? बेसिक अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन भी हमारा कैसा हो जाएगा? बेसिक प्रोटीन हो जाएगा। अब सर ये बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक है, सुनते जाना। बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक है, क्या हाल है जनाब का? क्या हाल है जनाब का? ठीक है, तो हाल, हाल ही अपनी ट्रिक हो जाएगी, हाल, है ना। HAL, हाल। H फॉर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। A फॉर आर्जिनिन, ठीक है। L फॉर लाइसिन, ठीक है। तो ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैंने ये बोला भैया कि जो डीएनए होता है, जो भी, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो चाहे वो यूकार्योटिक हो, उसके अंदर वो डीएनए किसके साथ रहता है? डीएनए हमेशा अकेला नहीं रहता, डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ रहता है। डीएनए हमेशा किसके साथ रहता है? प्रोटीन के साथ। प्रोटीन कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। बेसिक नेचर के होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। भाई प्रोटीन का नेचर बेसिक क्यों होने लगा? क्यों होते हैं प्रोटीन बेसिक? क्योंकि उनके अंदर जो अमीनो एसिड है उनका नेचर बेसिक है। और उनका नेचर बेसिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स क्यों है? क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड्स कहलाए जाते हैं। देखो, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। प्रोटीन बेसिक तभी होगा जब उसमें अमीनो एसिड बेसिक पाया जाए। और बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? उसकी ट्रिक है, क्या हाल है जनाब का, या हाल, हाल से याद रखना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों की तीनों बेसिक अमीनो एसिड है। ये बात ध्यान में रखना। मैंने आपको इससे पहले और भी होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं ऐसे ही, ठीक है। और जो है सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, सिस्टीन और मीथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होते हैं, है ना। तो वो तो ये बात ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। ये अपन 11th में पढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसका एक अलग से चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और 12th में तुम केमिस्ट्री में इस बात को पढ़ोगे। तो ये बेसिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अब प्रोटीन जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन हमारे जो किस 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 काम में आते हैं? हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे काम में आएंगे वो आएंगे H2A, H2B, H3 और H4। ये डीएनए के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो मेन टाइप के हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो डीएनए के साथ जुड़ते हैं, जो डीएनए के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? H2A, H2B, H3 और H4। इसमें H का मतलब क्या है? हिस्टोन, है ना। तो हिस्टोन के अलग अलग टाइप के, 4 टाइप के हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब क्या होता है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपको हाल को जो है अलग तरीके से याद करना है। वैसे हाल जो है ये बेसिक अमीनो एसिड्स है, ये
है ना। लेकिन अपन कैसे याद करेंगे हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, इसमें अपन मेनली क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन होता है ना हिस्टोन में, है ना। तो अपन वो याद रखेंगे, H फॉर हिस्टोन, A फॉर आर्जिनिन और L फॉर लाइसिन। ये 12th के लिए ट्रिक है, ठीक है। और ये जनरल ट्रिक है जो 11th के लिए जो यूज होती है जनरल बेसिक अमीनो एसिड की, वो ये वाली है। तो आप लोग ये वाली याद करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। H फॉर हिस्टोन याद कर लेना, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन। यानी हिस्टोन में, हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये तो अमीनो एसिड है, और ये क्या है, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। ये बात ध्यान में रखना। प्रोटीन किससे बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ इस तरीके से समझो कि जो है हम क्या कर रहे हैं, ये डीएनए का बहुत बड़ा थ्रेड है। क्या डीएनए का ऐसे बहुत बड़ा थ्रेड है, मान के चलो, है ना। डीएनए का बहुत बड़ा थ्रेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब बॉल्स लेंगे, क्या लेंगे, बॉल्स लेंगे, ठीक है। और बॉल्स ले करके उसको रैप करते जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वाला, ठीक है। ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल है वाला, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। पूरा पूरा लंबा सा थ्रेड है ना, लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 8 बॉल ली, कितनी बॉल ली, 8 बॉल। 8 बॉल ली, कौन कौन सी, सब ये याद रखना। दो लेंगे अपन H2A की, दो हम क्या लेंगे, H2A की बॉल लेंगे, दो हम लेंगे H2B की बॉल लेंगे, दो हम H3 की बॉल लेंगे, और दो H4 की बॉल लेंगे। तो टोटल हम कितनी बॉल ले रहे हैं, 2 + 2 2 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 बॉल। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 बॉल। तो हमने 8 बॉल ले ली, ठीक है। हमने क्या ले ली, 8 बॉल ले ली। तो ये बात ध्यान में रखना, देखो 2 H2B की, 2 H2A की, ठीक है, 2 H3 की, और 2 H4 की। 8 बॉल लेने के बाद 8 बॉल को अपन क्या कर रहे हैं, डीएनए की 8 बॉलों को क्या कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर इस तरीके से रैपिंग चल रही है। क्या चल रही है, रैपिंग चल रही है, रैपिंग, है ना। तो अपन अब रैप करेंगे, क्या करेंगे, रैप, ठीक है। आदि बात समझ में, रैप मतलब गाना नहीं गाना, रैप मतलब क्या है भाई, और उसके अराउंड अपन घुमाएंगे, है ना। तो अब देखो, अब अब रैप करने के बाद उसको, डीएनए को, जो लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये ऑक्टामर कहलाता है, क्योंकि ये 2 2 2 2 8 हो गए ना, 8 हो गए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। 8 होने के बाद इसमें हम क्या कहते हैं, इसे ऑक्टामर कहते हैं, ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर, कौन सा ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, हिस्टोन ऑक्टामर ये कहलाया जाता है, ठीक है। अब सुनो बात, अब इस हिस्टोन ऑक्टामर, ये तो हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, ये 8 है ना। तो ये तो बॉल जो हो गई ना, ये हो गया ऑक्टामर। ये बॉल क्या हो गया, ऑक्टामर। इसमें बॉल के साथ साथ जो है डीएनए भी आ जाए, ठीक है। इतना पहले लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इस बात को समझे कि हमने क्या किया है, जो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये ऑक्टामर है ये, ठीक है। ये क्या कहलाया जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। यानी चीज क्या कहलाई जाती है, हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर 8 बॉलें बैठी हुई है। इसके अंदर कितनी बॉलें बैठी हुई है, 8 बॉलें बैठी हुई है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, टोटल 8 बॉलें इसके अंदर है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये वाला जो डीएनए है, ठीक है, ये वाला डीएनए जो होगा, ये डीएनए है। तो ये डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टामर को मिला करके अपन कहते हैं न्यूक्लियोस, ठीक है। क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोस। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम बन रहा है कि हमने जो धागा था, हमारा इतना बड़ा थ्रेड था, डीएनए जो था इतना बड़ा था, अब वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा, तो हमने क्या किया, बॉलें ली, और बॉलों के अराउंड क्या कर दिया, रैप कर दिया। अब अपन ने कितना रैप किया, इस बात को समझो, कितना रैप करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से रैप करेंगे इतना, ठीक है। देखो देखो भाई, जैसे मान के चलो, ये एक ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, क्या ये हिस्टोन ऑक्टामर है। तो और इसके अराउंड मुझे क्या रैप करना है, मुझे इसके अराउंड क्या रैप करना है, डीएनए को रैप करना है। इसको रैप करना है, इसके अराउंड डीएनए को रैप करना है, ठीक है, इस बॉल के अराउंड, ठीक है। इसमें टोटल 8 बॉलें हैं, इसके अंदर देखोगे 8 बॉलें हैं हिस्टोन की। अब मुझे जब रैप करना होगा तो कैसे रैप करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक टर्न लूंगा, कैसे, ये पूरा का पूरा एक ऐसे टर्न ले लूंगा, क्या ले लूंगा, इस तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसे टर्न ले लूंगा, ठीक है। टर्न ले लिया, पूरा एक टर्न हो गया, एक टर्न हो गया। एक टर्न के बाद, ठीक है, एक टर्न करने के बाद मैंने मान के चलो, अब ये इस तरीके से मैं आधा टर्न करूं, ठीक है, आधा टर्न कर दिया, ये आधा टर्न, तो टोटल कितना टर्न हो गया,
ठीक है, या ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे आधा टन ले लिया, ठीक है, ये आधा टन और ले लिया, तो कितना टन हो गया, 1.5 टन हो गया, डेढ़ टन हो गया, 1.5 टन। तो उसके बाद में अब मैं दूसरा टर्न करने आ रहा था कि, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक आया और चला गया, यहाँ तक आया और चला गया, तो टोटल कितने टन हो गए। सबसे पहले तो एक ये पूरा टन, एक ये पूरा टन, ठीक है, फिर ये आधा, और फिर ये थोड़ा सा और 25%, यानी 1.75, यानी 1.75 टन कर लिया। अगर मैं ये यहाँ पर भी आ जाता है ना, तो टोटल 2 टन आ जाते, 2 टन हो जाते, लेकिन मैं यहीं से ही आया और निकल लिया, ठीक है। तो टोटल कितने टन लगाए इसने बॉल के अराउंड, इसने टर्न कितने लगाए, 1.75 टन, कितने टन लगाए, 1.75 टन। डीएनए ने कितने टन लगाए, 1.75 टन लगाए। ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ गई बात, तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनना, अब देखो ये अपन ने 8 बॉलों के अराउंड रैपिंग कर ली है। रैपिंग करने के बाद इसे अपन क्या कहने लगेंगे, न्यूक्लियोसोम कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे भाई, न्यूक्लियोसोम। अब सुनना एक बात और, अब इसको देखो, ये टोटल इसने कितने टन लिए हुए हैं, 1.75 टन लिए हुए हैं टोटल इसने। डीएनए के कितने टन लिए गए, डीएनए के टोटल 1.75 टन लिए गए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब दो तरीके का डीएनए होता है, अब दो तरीके का क्या होता है डीएनए होता है, एक तो ये वाला डीएनए होता है 1.75 टन, एक तो ये वाला डीएनए होता है, और एक ये वाला डीएनए होता है, ठीक है। ये एक ये वाला लिंकर डीएनए होता है, एक क्या होता है, लिंकर डीएनए। एक ये मेन डीएनए या कोर डीएनए, जो भी आप कहो, कोर डीएनए कह दो, है ना, कोर डीएनए या मेन डीएनए ये है, ठीक है, जिसने टर्न लगाए हैं। और एक ये लिंकर डीएनए। कोर डीएनए, ये जो डीएनए, ये किससे अटैच होता है, ये किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है भैया, ये अटैच किससे होता है, ये अटैच होता है H2A, H2B, H2S3 और H4 से, ये H4 से अटैच होता है, ये वाला डीएनए है ना, ये वाला डीएनए। बाकी ये वाला जो, अब तुम बोलोगे सर H2 आ गया, H3 आ गया, H4 आ गया, ठीक है, H1 कहाँ गया, तुम बोलोगे सर H1 कहाँ है। H2 भी आपने बता दिया, H2 के दो पार्ट होते हैं, एक H2A होता है, एक H2B होता है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब H1 की अगर मैं बात करूं, H1 की अगर मैं बात करूं, तो ये H1 कहाँ गया, तो H1 भैया ये बाहर जो है बरांडे में मजे ले रहा होता है, ठीक है। ये लोग तो ग्रुप बना लेते हैं, ये लोग तो अपना ग्रुप बना लेते हैं, है ना, लेकिन ये जो है अकेला रहता है, बढ़िया एंजॉय कर रहा होता है बाहर बरांडे में, है ना, बाहर घर के बाहर रहता है ये। और ये है H2A, लिंकर डीएनए पे रहता है, ठीक है। कौन से डीएनए पर रहता है ये, लिंकर डीएनए पर, H2A लिंकर डीएनए पर रहता है। देखो यहाँ पर देखो ये है, ये वाला कौन सा डीएनए होगा, ठीक है, क्या ये वाला डीएनए इनसे अटैच है क्या, ये वाला इससे, इस वाले से अटैच है क्या H2A H2B से, नहीं सर, ये तो ये वाला होगा लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए होगा, लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए, ये भी लिंकर डीएनए, दोनों क्या है, ये लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डीएनए को जोड़ता कौन है, ये H1 प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये, H1 प्रोटीन। तो ये H1 प्रोटीन और उसको टाइट कर देता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं बॉलें 4 ली है, कितनी बॉलें ली, सॉरी 8 बॉलें ली, तभी तो उसका नाम ऑक्टामर है। ऑक्टा मतलब ही होता है 8। ऑक्टा मतलब क्या होता है, स्टोन ऑक्टामर, यानी स्टोन कितने हैं, 8 है, ऑक्टा यानी क्या होता है, 8, तो ये 8 स्टोन प्रोटीन होता है। तो अब इसके अराउंड क्या ले रहा हूं मैं, इसके अराउंड में डीएनए को रैप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डीएनए को रैप कर रहा हूँ। जब मैं डीएनए को रैप करूंगा, जब मैं डीएनए को क्या करूंगा, रैप करूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे फिर एक बात बताना, अगर मैंने डीएनए को रैप कर दिया, ठीक है, तो ये ऑक्टामर, ये जो है ना हिस्टोन ऑक्टामर में हमने क्या कर दिया, इसको रैप कर दिया। कोर डीएनए था या मेन डीएनए था, ठीक है, वाला मेन डीएनए था, ये लिंकर डीएनए, इसमें H2A प्रोटीन लगा दिया वाला, ठीक है, H ये वाला सॉरी H1A प्रोटीन लगा दिया है ना। अगर मान के चलो तुम्हारे पास 8 बॉलें हैं, और ये जो 8 बॉलें हैं, तुमने उसको है ना रैप कर दिया, डीएनए को 8 बॉलों को रैप कर दिया। अब जब तक तुम उसको जो है पिन नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक तुम एक पिन नहीं लगाओगे, जैसे ये मेरी 8 बॉलें हैं,
8 बोले हैं, इसको मैंने ऐसे रैप कर दिया, ठीक है। अगर मैं रैप नहीं, ये देखो अपने आप ही खुल रहा है कि नहीं, अपने आप खुल रही कि नहीं, देखो खुल गई कि नहीं, देखो मैंने रैप किया, देखो अपने आप ही खुल जाएगी, खुल गई ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक पिन लगा दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक पिन लगा दूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, कैसे पिन लगा दी, अब खुल के बताए, मैंने ये लगा दी पिन, देख रहे हो, देखो पिन लगा दी मैंने यहाँ पर, क्या लगा दी, इस तरीके से पिन। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे पिन लगा दूंगा ना, तो ये खुलेगा नहीं, इसे समझ लो बात को, तो ये क्या होगा, खुलेगा नहीं, ऐसे पैक रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये H1, ये क्या है, एक तरीके से H1 प्रोटीन का काम है, ठीक है। इसमें पिन लगा देता है और बांध देता है ताकि खुले ना, जो हमने ये जो बांधा है हमने, ये खुले ना, इसलिए ये H1 प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं सर न्यूक्लियो, अगर अपन बात करें डीएनए के बेस पेयर्स की, किसकी बात करें, डीएनए के बेस पेयर की, ठीक है। तो इसमें तुम्हें पता ही है कि डीएनए में क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, यहाँ पर याद है, डीएनए में क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, यहाँ पर याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था, ये जो डीएनए की जो सीढ़ियां होती है, डीएनए की जो सीढ़ियां होती है, वो कौन बनाता है, नाइट्रोजन बेसिस बनाते हैं, याद होगा आपको, एक याद मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है, एजी कट है ना। तो ये क्या होते हैं, ये क्या नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो अटैच रहते हैं अंदर से, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस जो रहते हैं, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, एक न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर रहते हैं, कितने रहते हैं टोटल, कितने रहते हैं 200 बेस पेयर, ठीक है। एक एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होता है, उसमें कितने रहते हैं टोटल 200 बेस पेयर, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन बेस पेयर हो गया, ये चार बेस पेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे बेस पेयर रहते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे क्या रहेंगे, बेस पेयर रहेंगे, सीढ़ियां रहेंगी, मैंने बताया था ना सीढ़ियां होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, आगे बात समझ में। तो टोटल कितने होते हैं, ऐसी 200 होती है, 200 सीढ़ियां होती हैं, टोटल कितनी सीढ़ियां होती हैं या बेसिस बेस पेयर होते हैं 200। अब रियलिटी बताऊं तो मैं, रियलिटी, ये जो आपका ये वाला जो प्रोटीन, ये वाला जो डीएनए है ना, ये वाला डीएनए, ये जो कोर डीएनए, इसके अंदर होती है 146, इसके अंदर कितनी होती है 146, और जो लिंकर डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है लगभग 60, इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं लगभग 60। तो अब तुम बोलोगे 146 और 60 तो सर 206 हो रहा है, और आपने लिखा है यहाँ पर 200, तो बेटा आपको अपनी बुक के साथ जाना है, ये है रियलिटी, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये रियलिटी ये होती है, क्योंकि ये होती है एमबीबीएस की जो बुकें होती है उसमें 200, ये बकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 होते हैं, यहाँ पर 146 होते हैं, तो टोटल 206 होते हैं इस तरीके से। लेकिन अपन जो है, अपन अपन जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसने जो है एवरेज निकाल दिया लगभग 200 का, ठीक है। तो 200 एक न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने होते हैं 200 होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो न्यूक्लियोसोम में ये भी आता है, लिंकर डीएनए भी इंक्लूड हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियोसोम में लिंकर डीएनए भी इंक्लूड हो जाता है, और ये वाला डीएनए जो कोर डीएनए है, ये भी न्यूक्लियोसोम में इंक्लूड हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना, दोनों तरीके के डीएनए इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमंस, हमें पता नहीं है कि कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर, कई बार ये पूछा जा सकता है, बोर्ड की में बहुत ज्यादा बार और नीट में भी ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। बोर्ड और नीट में दोनों में ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि कितने टोटल बेस पेयर होते हैं अपने आप, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपन को ये बात याद रखना कि जो अपना ये 2.2 मीटर लंबा लगभग लगभग डीएनए होता है, तो उस 2 मीटर लंबा जो डीएनए है हमारा, उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। आई बस हम ये बेस पेयर देखते हो ना, यहाँ पर बेस पेयर रहते हैं, ये ये वाला जो होता है ना नाइट्रोजन बेस, ये एक बेस पेयर कहलाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, पांच बेस पेयर, छह बेस पेयर, सात बेस पेयर, आठ बेस पेयर, 9 10 11 12 ऐसे लगे रहते हैं ना इसके अंदर बेस पेयर्स। तो ऐसे लगभग 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है इसके अंदर, कितने अंदर अपने ह्यूमन के अंदर, जो अपन ह्यूमन कितना लंबा डीएनए है ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, तो उसके अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है। हमें पता है भैया एक ठीक है, इतने हमें न्यूक्लियोसोम निकालना है,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियोसोम निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम नंबर निकालना है न्यूक्लियोसोम का। तो कितना होगा नंबर न्यूक्लियोसोम का, देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे न्यूक्लियोसोम का नंबर। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि वन बेस पेयर में, ठीक है, हमें क्या पता है कि एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में ए यानी एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं टोटल, ये वाले ये न्यूक्लियोसोम है, इसका जो डीएनए है, न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोसोम के डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब समझना इस बात को, हमें ये निकालना है कि तो न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना होगा। ठीक है, 200 बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, और हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर जो होते हैं हमारे एक ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, ये हमारे ह्यूमंस में होते हैं। देखो भाई, हमें क्या पता है, हमें ये पूछा गया है न्यूक्लियोसोम बताओ, कितने न्यूक्लियोसोम में 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं, कितने न्यूक्लियोसोम में 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं, हमें ये बताओ। तो हमें क्या पता है, हम तो पहले ये लिखेंगे वन न्यूक्लियोसोम इक्वल, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। ठीक है, अब जो है डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, डिवाइडिंग वन इक्वेशन बाय टू, वन डिवाइड बाय टू इक्वेशन, वन डिवाइड बाय टू। ठीक है, जब वन को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियोसोम तो गया ही ना, एक्स क्या आएगा ना, एक्स आएगा डिवाइड बाय 1, एक्स बाय 1 कितना आ जाएगा, एक्स ही आएगा, है ना, और 6.6 को 10 पावर 9 बेस में डिवाइड बाय 200, जब 200 को 6.6 को 10 पावर 9 से डिवाइड करोगे तो 3.3 to 10 पावर 7 आ जाएगा एक्स। तो एक्स आ गया हमारा कितना, 3.3 to 10 पावर 7 आ गया, यानी 3.3 into 10 पावर 7 न्यूक्लियोसोम में 6.6 into 10 पावर 9 बेस पेयर आए, आई बात समझ में। यानी ये अपना डीएनए, ये डीएनए जो होगा, ये अपने अंदर एक्स, हमारे डीएनए के अंदर 6.6 into 10 पावर 9 बेस पेयर होते हैं, साथ साथ 3.3 into 10 पावर 7 न्यूक्लियोसोम होते हैं। चाहो तो ये वाला डेटा भी याद कर लेना। ठीक है, देखो भाई, अब न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ना, अब इस तरीके से एक, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, एक ये वाला न्यूक्लियोसोम है, एक ये वाला न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये एक ये वाला न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम नंबर 1 2 3 4। एक तो होता नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, एक तो होता नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, तो एक इस तरीके से थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है थ्रेड जैसा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं भैया, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, तो एक क्रोमैटिन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आते हैं, एक क्रोमैटिन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन दिखता कैसे है, ऐसा दिख रहा है, क्रोमैटिन को हम कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं। क्रोमैटिन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन इज बीड ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है, बीड मतलब क्या होता है, बीड मतलब क्या होता है, जो आपका एक, आपने बीड जानते हो क्या होता है, मोती टाइप का होता है। मोती जो है किसमें लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि मोती, ये एक माला है उसमें मोती लगा हुआ है, फिर एक माला है इसमें मोती लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, मोती। तो इसे कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं भाई, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या कहते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोती लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना। तो इस तरीके से एक माला है उसमें बहुत सारे मोती लगे हुए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए क्रोमैटिन जो मॉडल लगता है वो कैसा लगता है, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल लगता है। तो देखो इस तरीके से ये कॉइलिंग होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, रुकती नहीं है ना। ये कॉइलिंग क्या होती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। देखो समझ रहे हो, ये डीएनए था, फिर हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ गया, फिर ये कॉइलिंग हो गई। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोसोम में जुड़ गया। ठीक है, इस तरीके से और कॉइल होता गया, होता गया, फिर ऐसे और कॉइल हो गया, और कॉइल हो गया, और कॉइल हो गया, और आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। तो आगे जाके ये किस में चला जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, आ गई बात समझ में। तो इसे कहते हैं, ये होती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये क्या होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी साफ साफ, पहले एक अकेला डीएनए कैसे पैक हो करके,
बैक हो करके, ठीक है, फिर इसमें जो कॉइल हो गया, फिर ऐसे करके कॉइल हो करके क्रोमोसोम पे कॉइल हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब तुम्हें मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या लगते हैं, हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं, यहाँ पर क्या लगते हैं, हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं, ठीक है। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर क्या लगते हैं, इसको कॉइल करने में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी लगते हैं, ठीक है, इस जगह पे मैंने बताया था 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये काम किसका था, ये क्रोमेटिन एसिड थे, ये बन गया अपना डीएनए, डीएनए किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहले न्यूक्लियोसोम फॉर्म में, फिर न्यूक्लियोसोम से किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेटिन थ्रेड्स में। अब ये क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे लंबे थे, अब इसको ही मोड़ दो तुम, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये ऐसे इस तरीके से थ्रेड था, ठीक है, इसको ऐसे कॉइल कॉइल करके ऐसे बड़ा बड़ा कर दिया अपन ने ऐसे इसके अंदर डाल करके इसको ऐसे बड़ा कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर ऐसे और भी डाल दिए, उसको भी बड़ा कर दिया अपन ने, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, ये भी करके हम ऐसे रोल करने भी लग गए, ऐसे देख रहे हो, रोल भी ऐसे भी करने लग गए, रोल ऐसे करके ऐसे भी रोल करने लग गए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 भी रोल करने लग गए। देखो यहाँ पर भी इसको भी रोल कर दिया अपन ने, ठीक है, इसको भी क्या कर दिया अपन ने, रोल कर दिया, और उसको बस कॉइल करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे, जितना मोड़ते जाएगा मोड़ते जाओ, जितना मोड़ता जाएगा मोड़ते जाओ, और छोटा सा छोटा करते जाओ, और एंड में आपको बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, क्रोमोसोम के, ठीक है। अब जब इसको भी ऐसे क्या किया, ऐसे और आगे और भी होंगे, हम क्या करेंगे, और ऐसे कॉइल कर गए अंदर ही अंदर, ऐसे और कॉइल कर गए, ठीक है, और ऐसे क्या करेंगे, कॉइल कर गए ऐसे, तो और घुमाते जा रहे हैं अपन इस तरीके से, और घुमाते जा रहे हैं ऐसे, और कॉइलिंग देखो आ गया, कॉइल कर लिया, तो और क्रोमोसोम कॉइल्ड हो गए, ठीक है। तो और ऐसे ये, या फिर अपन ने ऐसे भी घुमा लिया इसको इस तरीके से, ठीक है, और कॉइलिंग करवा दी, ऐसे भी घुमा लिया, फिर और कॉइलिंग करवा दी, ठीक है। फिर उसको ऐसे घुमा, कॉइलिंग कर करके अपन ऐसे ऐसे कर करके अपन किस फॉर्म में ले आए, उसको क्रोमोसोम फॉर्म में ले आए। और ये बात ध्यान रखना, बीच में यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगते हैं कॉइल करने के लिए। कौन से प्रोटीन लगते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी, ठीक है, बॉइलिंग करने में। हिस्टोन प्रोटीन की तो लगती जरूरत हो गई, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है बॉइलिंग करने में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी बॉइलिंग करने में जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होगा, क्रोमोसोम बनाना है तुम्हें, इतना इतना क्रोमोसोम, इतना तुम्हें इस फॉर्म में कंडेंस कर देना है ना, क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो आपको एनएससी या नॉन हिस्टोन जो है प्रोटीन्स भी आपको लगेंगे, ये बात ध्यान रखना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी आपको लगेंगे यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन विड्थ को मोटा करते जाते हैं, क्रोमोसोम को क्या करते हैं, क्रोमोसोम को मोटा करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। पहले पहले क्रोमोसोम जो था वो इतना मोटा था, मतलब डीएनए इतना मोटा होता है 2 नैनोमीटर तक, 2 नैनोमीटर मोटा होता है डीएनए। फिर अपन ने उसको मोटा कितना कर दिया, 11 नैनोमीटर तक मोटा कर दिया, विड्थ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, डीएनए की कॉइल कर करके। फिर अपन ने और मोटा कर दिया 30 नैनोमीटर, फिर 300 नैनोमीटर तक अपन ने मोटा कर दिया इसको, फिर 700 नैनोमीटर तक, फिर 1400 नैनोमीटर तक मोटा कर दिया इसको। क्रोमोसोम कितना मोटा होता है, 1400 नैनोमीटर तक। अब सीधी सी बात है यार, आप किसी चीज को आप कॉइल करते जाओगे, ठीक है, आप किसी, ये चीज है, किसी चीज को आप जब कॉइल करते जाओगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे करते कॉइल करते जाओगे, कॉइल करते जाओगे, कॉइल करते जाओगे, तो भाई लेंथ घट जाएगी। लेंथ पहले इतनी बड़ी थी, अब लेंथ कितनी हो गई, इतनी लेंथ हो गई, लेंथ क्या हो गई, घट गई, लेंथ क्या हो गई, घट गई, ठीक है, लेंथ घट गई, पहले इतनी लंबी थी, अब इतनी लेंथ हो गई, लेकिन विड्थ तो बढ़ गई, विड्थ तो मोटी हो गई, विड्थ पहले इतनी थी, विड्थ पहले इतनी पतली सी थी वायर, इतनी पतली वायर थी, इतनी विड्थ थी, अब देखो ये, अब ये विड्थ हो गई इतनी, ठीक है, विड्थ अब इतनी हो गई है। फिर अब और कॉइल कर दिया तो विड्थ कितनी हो चुकी है, और मोटी हो चुकी है, विड्थ मोटी हो चुकी है ना, मोटा 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 और बढ़ता जा रहा है इसका, देखो और मोटी हो गई, अब इसकी इतनी विड्थ हो गई, फिर और कॉइल कर दो तो और विड्थ इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो देख लो कितनी मोटी विड्थ हो गई, समझ रहे हो बात को। तो लेंथ घटती जा रही है, लेंथ जो है वो घटती जा रही है, और मोटी होती जा रही है, विड्थ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपन कॉइल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंड में क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम आपका बन जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपकी क्या हो गई, पैकेजिंग ऑफ डीएनए।